तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कैन वी प्रोजेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर ऑनटू अ स्क्रीन, गिव रीजन। तो क्या प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है यस। फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम स्क्रीन पर इमेज को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द प्लेन मिरर विल फॉर्म अ रियल image of a virtual object and real image can be taken on a screen। तो जो प्लेन मिरर होता है वो क्या बनाता है, रियल इमेज केवल एक केस में बनाता है। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट कैसी हो, वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन हम बता चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, बता चुके हैं, है ना, कि अगर प्लेन मिरर है तो वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल बनाएगा। और स्क्रीन पर हम केवल रियल इमेज को देख सकते हैं। तो केवल एक केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल ऑब्जेक्ट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे ओरिजिनेट्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज को बताना है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन इंसिडेंट रेज विल इमर्ज फ्रॉम इट। ये सारी चीजें थियरी पे बेस्ड हैं जो हम लोगों ने लेक्चर में देख रखी है, ठीक है, कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू प्लेन मिरर्स आर inclined at an angle of 60 degree as shown in figure 1.26. A ray of light parallel to M1 strikes M2 at what angle will the ray finally emerge? तो इस तरीके से एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे। ये दो मिरर हैं M1 और M2 जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एक रे आती है जो M1 के पैरेलल है, वो M2 को स्ट्राइक करती है। तो फाइनली किस डायरेक्शन में और किस एंगल पर जो रे है वो इमर्ज करेगी, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक मिरर ऐसे हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। इनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री, ठीक है। एक जो रे है वो इस तरीके से आ रही है, एक रे इस तरीके से स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करें, इसका नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल ऐसे होगा। तो जितने एंगल से ये आई है उतने ही एंगल से ये इधर से जाएगी, है ना, इस तरीके से ये इधर जाती है। तो अगर ये थीटा था तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। अब इसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जितने एंगल से इधर आ रही है उतने एंगल से ये भी इस तरीके से चली जाएगी, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये बोला जा रहा है कि ये जो लाइट रे है ये इसके क्या है, पैरेलल है। जब लाइट रे पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 60 है और ये इसका नॉर्मल है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो रे है वो 30 डिग्री बना करके, नॉर्मल से 30 डिग्री बना करके इस मिरर M2 पे स्ट्राइक कर रही है। तो 30 डिग्री बना करके ही जाएगी, 30 डिग्री बना करके ये जा रही है इधर से, है ना। तो इस तरीके से चलेगी। अब क्या हो रहा है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये भी कितना होगा, 60 होगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये 60, ये 60, ये भी कितना होगा, 60 होगा। और ये जब 60 होगा तो ये नॉर्मल है, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो इसका मतलब 30 डिग्री पर स्ट्राइक की इस नॉर्मल से 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पर ही ये जाएगी। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। और जब ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जो फाइनल रे है रिफ्लेक्शन के बाद मिरर M1 से, वो M1 से 60 डिग्री एंगल बना करके इमर्ज करेगी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इधर से रे आई, ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होंगे। ये 60, ये 60, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो ये 60 है तो ये कितना हुआ, 30। ये 30 हुआ तो इंसिडेंट रे 30 डिग्री पर आ रही है तो 30 डिग्री जाएगी, ठीक है। तो 30 ही डिग्री पर जाएगी तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है और ये 90 तो ये भी 60 होगा। ये 60 तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। ये 60 हुआ तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल पे 30 डिग्री का एंगल बना करके आ रही है,
ठीक है। अब ये 30 डिग्री एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री का एंगल बना करके जाएगी, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। और ये अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब जो फाइनल रे है वो मिरर M1 से 60 डिग्री का एंगल बना करके इमर्ज करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एन एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से इंक्लाइंड है। A ray of light, one which is parallel to M1 strikes M2, and after two reflections, the ray 2 becomes parallel to M2. Find an angle theta. तो ये भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि जो मिरर्स हैं वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, ठीक है। और एक रे ऐसे आती है जो पहले M1 के पैरेलल थी, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन होता है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन होता है, बाद में M2 के पैरेलल होकर के वो चली जाती है, ठीक है। तो क्या एंगल था इन दोनों मिरर के बीच में, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मिरर बना लेते हैं, दो इंक्लाइंड मिरर बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं। इसके बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर रे आ रही है, इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है कि वो इस मिरर के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो भाई बताओ ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर इसका नॉर्मल बनाएं, इस सरफेस का नॉर्मल बना लेते हैं ना, ये हो गया इसका नॉर्मल, और इस सरफेस का भी नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये बताओ कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा एंगल बना करके ये जो रे है वो इधर चली जाएगी। 90 माइनस थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसका अगर नॉर्मल बनाएं तो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। और फाइनली ये बोला जा रहा है कि ये जो फाइनल रे है वो M2 के पैरेलल जाती है, ठीक है। तो फाइनल रे हम लोग बनाते हैं। फाइनल रे क्या बनेगी, इस तरीके से, अगर कुछ एंगल पे आएगा यहाँ पे, ये कुछ एंगल पे इंसिडेंट होगी और कुछ उतना ही एंगल बना करके इमर्ज करेगी। तो ये इस तरीके से जा रही है कि ये M2 के पैरेलल हो जाती है, M2 के पैरेलल हो जाती है। तो M2 के जब पैरेलल हो रही है तो ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल हुए, करस्पॉन्डेंस। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर भी जो रे है वो 90 माइनस थीटा पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों एंगल क्या हो गए, थीटा थीटा हो गए, और तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब एक थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये है एंगल जो इन दोनों मिरर के बीच में था। इस क्वेश्चन को अगर फिर से देखें तो क्या हो रहा है कि बताया गया है कि ये जो इंसिडेंट रे है इस मिरर के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डेंस एंगल हुए, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये थीटा एंगल यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो इधर इसके नॉर्मल से कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बना करके ही ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब रही इसकी बात, तो ये बताया गया है कि ये जो फाइनल रे है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए, सेम हुए, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो 90 माइनस थीटा पे इंसिडेंट हुई होगी, ठीक है। तो ये एंगल पूरा का पूरा 90 है, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो तीनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, थीटा थीटा और थीटा। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है कि फिगर 1.27 shows two rays A and B being reflected by a mirror and going A dash and B dash. The mirror 4 option is given. A is plane, B is convex, C is concave and D may be any spherical mirror, ठीक है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दो पैरेलल रेज आ रही हैं और बीच में किसी मिरर से टकराती हैं, ठीक है, इंसिडेंट होती हैं, उसके बाद ये फाइनली इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हो रही हैं, ये दोनों पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल आती हैं तो उनको हम ये मानते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रही हैं। और दो लाइन जब पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। इसका मतलब लाइंस इनफाइनाइट से आ रही हैं और इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है
और इमेज भी कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। तो हम लोगों ने देखा है चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, या कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होती है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब प्लेन मिरर होता है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर इमेज बना होती है। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब निश्चित रूप से ये इसका आंसर क्या होगा, प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2 and 3 मीटर पर सेकंड। हाउ आर दे मूविंग, ओके। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मान लें यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट उतनी दूर पर इमेज बनेगी, इमेज यहाँ पर बनेगी, है ना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ चल रहा है, और जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इस इमेज की स्पीड क्या होगी ये बतानी है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रिएक्ट करता है वैसे ही इमेज रिएक्ट करता है ना। ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में इस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है तो इमेज की वेलोसिटी किधर होगी, इस साइड होगी, मतलब कि अपोजिट होगी, है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, रिलेशन लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें वी ओ एम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, अगर डायरेक्शन भी मेंशन करें तो ओ एम की डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन को हमें इधर करना है तो उसके लिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो माइनस, ठीक है, माइनस ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगी ना। तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जान लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर ये आपको बोला जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में देखनी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है उसकी वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे। जनरली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ग्राउंड की को हम अपने लिए रेस्ट मान के चलते हैं, इसलिए जीरो सेपरेट करना होता है तो हम कोई भी चीज सेपरेट नहीं करते, जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वही रह जाती है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब किसी अदर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद कर लें कि अगर ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बोला जा रहा है तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, मतलब v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकंड है, वो गिवन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। और मिरर की जो स्पीड है वो कितना 3 मीटर पर सेकंड, वो भी किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है। और हमें क्या निकालना है, हमें इमेज की स्पीड निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी ओ एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी आई एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर इधर होगी वेलोसिटी तो इमेज की उसके जस्ट अपोजिट होगी। इस अपोजिट को सेम डायरेक्शन में करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये भी आई एम क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, इसमें जब हमने माइनस लगाया तो वो इस डायरेक्शन में गई। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई तब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, है ना, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस रिलेशन को हम यूज करें, वी ओ एम इज इक्वल टू माइनस वी आई एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी ओ माइनस वी एम, और वी आई एम क्या होगा, वी आई माइनस वी एम, ठीक है। नेगेटिव क्यों लगा, नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो वेलोसिटी इधर है और इमेज की वेलोसिटी इधर है, तो दोनों तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो सेम डायरेक्शन में करने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा और तब हम इक्वल कर पाएंगे, है ना। वी आई एम क्या है, वो इस डायरेक्शन में है ना, इसको इधर करने के लिए हमने क्या लगाया, माइनस साइन लगाया, ठीक। तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हमने रेफरेंस ले लिया, इसके अपोजिट जो भी कुछ होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, माइनस लगाया। अब यहाँ पे माइनस 3 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं मिरर की
वेलोसिटी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज इक्वल टू -v1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मिरर की स्पीड कितना है, -3, क्योंकि हमने रेफरेंस इधर लिया है, तो ये इधर वाली स्पीड क्या होगी, नेगेटिव, ये हो गया। सो 2 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -v1, ओके, और -3, वी आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -5, और ये -3 इज इक्वल टू कितना, -8 मीटर पर सेकेंड। -8, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब अगर जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन ले रखी है इधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगी तो इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेगी 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following requires a medium for their propagation? तो इसमें से कौन अपने प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का की रिक्वायरमेंट रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट है लाइट वेव, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड है माइक्रोवेव, और फोर्थ क्या है, साउंड वेव। तो लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, ये सब एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। माइक्रोवेव और लाइट वेव ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो बचा कौन, साउंड वेव। तो साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड भी करती है, ठीक है। तो ये था असाइनमेंट 01, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।